हेलो। वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स और भी जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, सभी को पता है मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से 25 और 26 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए एमसीक्यू सेशन चलाए रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए 23 एमसीक्यू क्लासेस कंडक्ट करवा दिए हैं, जो कि मध्य प्रदेश व्यापम में एक बहुत ही आपके लिए की साबित हो सकता है। तो जब अभी तक यदि भी किसी भी नर्सिंग ऑफिसर्स या फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स या स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा और अभी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आपका जो 25 नवंबर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कैसे आपके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, कैसे एमसीक्यू उसमें आते हैं, वो सारे ही मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे आपके साथ सॉल्व करवाए हुए हैं। तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर जाइएगा और वीडियो को पूरा कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। और अभी तक किसी ने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ, क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ और ऐसे एमसीक्यू प्रिपरेशन रिलेटेड क्लास भी कंडक्ट करवाई जाती है। तो प्लीज़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं आज का हमारा क्लास क्या रहने वाला है। तो साथियों, आज का हमारा क्लास कॉमन क्लास रहने वाला है, जिसमें हम आपसे कॉमन एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे कि जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हम आज के हमारे अपडेट की ओर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हुआ है, वो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या रहने वाला है। जो साथियों, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो मिला है वो कौन सा रहने वाला है। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे पूछा गया है कि मेडिसिन्स के फादर कौन हैं। तो क्या हम सुश्रुता को मेडिसिन के फादर कहते हैं क्या, या भाई बात करें हम हिपोक्रेट्स को मेडिसिन के फादर कहते हैं क्या, या चरक को मेडिसिन के फादर कहते हैं क्या, या दवंतर को मेडिसिन के फादर कहते हैं क्या। तो बताइएगा राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है साथियों। तो जो इसमें राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, मैं बताऊं आपको, जो सुश्रुता है उसको क्या बोला जाता है। तो सुश्रुता को हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता को हम बोलते हैं, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हमारा ऑप्शन है जो कि एलिमिनेट हो जाता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से कट हो जाता है। हिपोक्रेट्स को क्या बोला जाता है, तो उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। चरक को क्या बोला जाता है, तो चरक को भी क्या बोला जाता है, चरक को फादर ऑफ द क्या बोला जाता है, चरक को भी बोला जाता है, फादर ऑफ द बोला जाता है। रही बात करें हम किसका, दमयंती का, तो इसमें कोई ऑप्शन ये वाला नहीं रहने वाला है। सो साथियों, जो हमारा राइट आंसर आपके लिए देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो राइट आंसर आपके लिए हिपोक्रेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, जो क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुआ है वो पूछा गया है कि यूट्रस इज़ अ पाल्पेबल अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस एट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे यूट्रस इज पाल्पेबल अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस एट। तो कब हम पाल्पेट कर सकते हैं यूट्रस को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंडीशन कि वो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे है, तो वो कौन से वीक में आपको देखने को मिलता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो मैं बताऊँ आपके लिए, जो राइट आंसर आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 12 वीक। मतलब 12 वीक पे हम यूट्रस को एज ए सिम्फाइसिस प्यूबिस पर फील कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ देखने को मिलती है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो बात बताएं हम इसमें, जो 12 वीक है यहाँ पे बताएं, यदि ये 24 वीक्स में, तो आपको जो यूट्रस है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो आपको नियर कहाँ देखने को मिलता है, नियर अम्लाइकल। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, तो 24 वीक्स में आपको नियर अम्लाइकल पे देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है, नियर अम्लाइकल। यदि वही बात करूँ मैं कि अदर में और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 36 वीक्स में आपको देखने को मिलता है जिपोइड प्रोसेस। ठीक है, जिपोइड प्रोसेस पे आपको देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, जिपोइड प्रोसेस पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आई होगी कि हमारा यूट्रस का फील होता है। ठीक है, बात करें हम तो और 32 वीक्स में आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो रेक्टम वगैरह के पास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रिटर्न हो जाता है। ठीक है, सॉरी,
40 वीक में आपका जो यूट्रस है वो क्या होता है, रिटर्न होने लगता है। ठीक है, जब आपका डिलीवरी कंडक्ट होने वाला है होता है तो वो रिटर्न बैक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा आपके लिए रहने वाला है। तो इसमें जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, यूट्रस इज अ पाल्पेबल अबाउट द सिम्पाइसिस प्यूबिक एट 12 वीक पे हम सिम्पाइसिस प्यूबिक को असेस कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन मेच्योर प्लासेंटा अबाउट। तो यहाँ पे जो ब्लड है हमारा मेच्योर प्लासेंटा का वो कितना रहने वाला है। तो साथियों 500 ml रहता है क्या, या 1000 100 ml रहता है क्या, या 150 ml रहता है क्या, या 500 ml रहता है क्या। तो यही बात करें कि जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो 500 ml जो होता है वो किसका, इसका राइट आंसर आपको लिए देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। वही बात करते हैं हम, फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि वो सारे ही क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है किसके, डिहाइड्रेशन के, किसी एक को छोड़ के। ठीक है, तो क्या पोलीयूरिया आपके लिए राइट आंसर रहने वाला है क्या, सनकन आई होता है क्या, या ड्राई स्किन देखने को मिलता है, या हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो बताइएगा राइट आंसर आपके लिए कौन सा रहने वाला है। तो साथियों देखिए, सनकन आई में आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, बिल्कुल राइट बात है। ड्राई स्किन होता है तो भी आपको क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन की वजह से देखने को मिलता है, और हाइपरटेंशन में भी देखने को मिलता है। पर ये वही बात करें हम, यदि पोलीयूरिया हो रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन नहीं देखने को मिलता है। किस में नहीं देखने को मिलता है, पोलीयूरिया में आपको डिहाइड्रेशन का ऑप्शन एक्सेप्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपके लिए देखने वाला है। ठीक है, डिहाइड्रेशन इसकी वजह से देखने को मिलता है। यहीं पे क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है। फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट लिखा है। ठीक है, एक्सेप्ट लिखा है मतलब के बजाय एक है और तीन नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ठीक है, मूव ऑन करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या चीज़ें रहने वाली है। पोलीयूरिया का मतलब होता है जो आपका यूरिन है वो ज़्यादा ही आपकी बॉडी से रिमूव आउट होता है। ठीक है, कब होता है, रिमूव हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पोलीयूरिया उसको कहा जाता है। संकर आई किसे कहा था, तो संकर आई जो इसका डिहाइड्रेशन का आपको देखने को मिलता है, न्यूबॉर्न बेबी वगैरह में आपको चीज़ें देखने को मिलती है। ड्राई स्किन भी देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल आर द रिस्क फैक्टर फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा है कि सभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को, एक से फैक्टर रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं एक को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या ओबेसिटी आपके लिए राइट आंसर रहने वाला है क्या, या प्रोलॉन्ग्ड इमोलाइजेशन रहने वाला है क्या, प्रेगनेंसी आपके लिए राइट आंसर है क्या, या एनीमिया की कंडीशन में आपको देखने को मिलता है क्या। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म तीन कंडीशन से होता है, किसी एक को छोड़ते हैं। तो जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है वो आपको एनीमिया की कंडीशन से नहीं देखने को मिलता है। आपको ओबेसिटी से भी क्या देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। यदि आप प्रोलॉन्ग्ड इमोलाइजेशन है, यदि आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें आपको एडिमा देखने को मिलता है। किसमें, एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, आपने सुन के रखा होगा कि प्रेगनेंसी कंडीशन में आपको एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। वही बात करके जो एनीमिया होता है, ठीक है, क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब एक ब्लड का एक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका ब्लड का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है, तो आपको कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, ना कि आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। और एनीमिया के रिगार्डिंग यदि बात करी जाए तो एनीमिया किसकी वजह से देखने को मिलता है, और इसका एक नॉर्मल कितना रहता है, रेंज कितना रहता है। और वही बात करें कि कौन सी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एनीमिक है या सीवियर एनीमिक है। तो ये सारी चीज़ें ही पढ़ के जाना है आपको, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, यदि 10 से आपका कम लेस देन देखने को मिलता है ना, 10 से यदि लेस देन देखने को मिलता है प्रेग्नेंट वूमेन में, तो वो एनीमिक कंडीशन में आती है। किस में आती है, वो एनीमिक कंडीशन में आती है। ठीक है, एनीमिक कंडीशन में आती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यदि 7 से कम आती है तो सीवियर एनीमिक कंडीशन में उसको हम घोषित करते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी फॉलोइंग हेड इंजुरी। तो यहाँ पे पूछा गया है साथियों, भाई कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है आईसीपी का, मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्या लिखा है, इंट्रा
क्रेनियल प्रेशर लिखा हुआ है जो हेड इंजरी से देखने को मिला। पिपिलरी डायलिटेशन आपको देखने को मिलता है क्या, या अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाता है क्या, या बात करूँ हेमीपेरेसिस देखने को मिलता है क्या। यदि बात करें हम कोमा, तो उसके कौन सा ऐसा अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है आईसीपी का जब वो हेड इंजरी हो जाता है तो। ठीक है फ्रेंड्स साथियों, तो बात करें पिपिलरी डायलिटेशन से इसका कोई भी आपका नहीं देखने को मिलता है, इंक्रीज आईसीपी आपको नहीं देखने को मिलेगा। अल्टरमेंटल में भी एक ऑप्शन हो सकता है, हेमीस्पेरेसिस नहीं होता है, कोमा नहीं होता है। जो साथियों आपके लिए राइट आंसर रहने वाला अल्टरमेंटल स्टेटस आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा वो किसकी वजह देखकर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाता है। आईसीपी का जो अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन सिम्टम्स होता है वो क्या होता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस आपके लिए राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बात करते हैं इन नॉर्मल कंडीशन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड एक टर्म। तो यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, नॉर्मल कंडीशन पूछा गया है। किसका नॉर्मल कंडीशन पूछा गया हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को यदि अदर शब्दों में बोला जाए तो लिक्वर एम्लाई भी बोला जाता है। ठीक है, क्या एक नॉर्मल टर्म में उसका जो कलर होता है वो पेल स्ट्रो कलर आपको देखने को मिलता है क्या। यदि बात करें हम ऑप्शन बी का, तो क्या गोल्डन कलर आपको देखने को मिलता है क्या। यदि ऑप्शन थ्री का बात करें तो ग्रीनिश कलर आपको देखने को मिलेगा क्या, या बात करें हम डार्क ब्राउन का। तो साथियों इसमें आपके लिए राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा क्या। यहाँ से आपसे नॉर्मल कलर पूछा है, मतलब बोला है टर्म मतलब बात बताऊँ 36 से लेके तो 40 वीक्स पे आपसे पूछा गया हुआ है। तो एक बात बता देते हैं, जो 36 से 40 वीक्स पे आपको देखने को मिलता है वो कौन सा कलर आपको देखने को मिलता है। तो जो 36 से 40 वीक में आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा कलर देखने को मिलेगा, नॉर्मल जो कलर होता है वो पेल स्टो कलर आपको देखने को मिलता है। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, पेल स्टो कलर आपके लिए नॉर्मल एक कलर होता है अमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, कौन सा कलर होता है, नॉर्मल फ्लूइड होता है अमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एड ऑन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर देखने को मिलता है, ग्रीनिश कलर जो आपको देखने को मिलेगा वो किसकी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो जो ग्रीनिश कलर होता है साथियों वो फीटल डिस्ट्रेस क्या देखने को मिलता है, जिसमें फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला था, अमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है जो मेकोनियम और ग्रीन ग्रीन टाइप का हमको देखने को मिलता है। किसकी वजह से, तो जहाँ पे सॉरी ग्रीनिश कलर के लिए अलग रहने वाला है, यहाँ पे जो फीटल डिस्ट्रेस हो जाती है जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, ग्रीन कलर देखने को मिला। ग्रीनिश अलग होगा और जो ग्रीन कलर होगा वो ग्रीन कलर आपको अलग देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है आपका थिक फ्लेटेड और क्रॉनिक फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में आपको मेकोनियम स्टेन लाइक और ग्रीन कलर देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रीनिश अलग देखने को मिलेगा और जो ग्रीन कलर होता है वो फीचर डिस्ट्रेस की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे फर्स्ट कलर आपके लिए देखने को मिला। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट कलर आपके लिए क्या रहने वाला है। जो जो सेकंड कलर रहता है यहाँ पे गोल्डन कलर, गोल्डन कलर का यदि बात किया जाए तो गोल्डन कलर आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो गोल्डन कलर किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो गोल्डन कलर आपको देखने को मिलता है बिलीरुबिन की वजह से। किसकी वजह से मिलता है, तो इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, तो बिलीरुबिन की वजह से देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि आपका आरबीसी का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, आरबीसी का आपसे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी भी देखने को मिलता है। और वही बात करें तो उसमें एक्सेसिव ही क्या देखने को मिलता है, हीमोडाइलेशन आपको देखने को मिलता है फीटल आरबीसी का, जिसकी वजह से क्या आपको गोल्डन कलर देखने को मिलता है यूरिन का। ठीक है, जिसमें कभी कभी पूछा जाता है कि गोल्डन कलर आपको यूरिन में किसकी वजह से देखने को मिलता है। तो गोल्डन कलर आपको याद रखना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन में हमको गोल्डन कलर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, आपका बिलीरुबिन का लेवल आपको हाई देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। जो जो थर्ड कलर रहने वाला है आपका, जैसे मैंने बताया ग्रीनिश। तो जो ग्रीनिश कलर होता है हम इसको बोल सकते हैं सेफ्रॉन कलर भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सेफ्रॉन कलर भी इसे बोला जाता है, ग्रीनिश को सेफ्रॉन कलर बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं केसरिया। ठीक है, ये कब देखने को मिलता है, तो ग्रीनिश कलर आपको देखने को मिलेगा साथियों पोस्ट
मैच्योरिटी, ठीक है, पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जाम में हो सकता है, ठीक है, कि कब देखने को मिलता है, तो ये पोस्ट मैच्योरिटी में हमको देखने को मिलता है। पोस्ट मैच्योरिटी की कंडीशन कब आती है, तो पोस्ट मैच्योरिटी की कंडीशन आती है 43 वीक्स, ठीक है, 43 वीक्स मतलब कहा जाए तो 42 वीक्स के बाद की कंडीशन किस में आती है, पोस्ट मैच्योरिटी में आती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो अम्नियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है वो भी आपको क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कलर भी आपको ग्रीनिश देखने को मिलता है, ग्रीनिश येलो बोल सकते हो या सेफ्रॉन कलर का कलर देखने को मिलता है। बात करें हम फोर्थ वाला की, जो फोर्थ कलर आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, बात करते हैं हम डार्क, एक जो कलर होता है वो डार्क होता है, यहाँ पे डार्क कलर होता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, तो जो डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा वो कंसील्ड ब्लीडिंग, कंसील्ड एक्सीडेंट बोल सकते हो, ठीक है, कंसील्ड एक्सीडेंट बोल सकते हो या ब्लीडिंग बोल सकते हो, किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो कंसील्ड ब्लीडिंग वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एड ऑन करा है। और एक और जो कलर होता है, कौन सा कलर होता है, जिसको बोला जाता है डार्क ब्राउन, कभी कभी पूछा जाता है कि डार्क ब्राउन कलर आपका अम्नियोटिक फ्लूइड में कब देखने को मिलता है, तो जो टबैको जूस जैसा होता है वो आईओडी की कंडीशन में देखने को मिलता है। आईओडी जब प्रेजेंस होता है और आईओडी हम इंसर्ट करते हैं तो तब देखने को मिलता है, 24 आवर्स के बाद देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे एड ऑन करी है। जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है उसके रिगार्डिंग आपसे बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में आपको एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अलग अलग देखने को मिलता है। यदि बात की जाए कि एमनियोटिक फ्लूइड में और क्या क्या चीज़ें आपके साथ ऐड ऑन करना चाहिए, तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड का यदि हम बात करें तो इससे कभी कभी आपसे क्या है, इसका अमाउंट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, अमाउंट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है साथियों, अमाउंट पूछा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट आपको कितना देखने को मिलता है, तो कभी कभी इसमें आपसे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट पूछा जाता है। बात करते हैं हम कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या देखने को मिलता है। यदि बात करूँ मैं, जो 12 वीक है, ठीक है, कितना है, 12 वीक है, तो आपका अम्नियोटिक फ्लूइड का अमाउंट आपको कितना देखने को मिलेगा, 50 ml, ठीक है साथियों। वही बात करें मैं आपसे, तो जो यदि 20 वीक्स पे जब आता है, प्रेगनेंसी का वीक आता है, तो उसमें कितना देखने को मिलेगा, 400 ml आपको देखने को मिलता है। यदि वही बात की जाए आपसे कितना देखने को मिलता है, तो कितना मिलेगा, 8 टर्म का बात की जाए, हम 8 टर्म का यदि बात करें तो आपको 1 लीटर या 1000 ml आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 1 लीटर या 1000 ml आपको देखने को मिलता है। यदि वही बात की जाए, ये चीज़ें हो गई। और यदि पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यदि पूछा जाता है 40 वीक्स पे, तो 40 वीक्स पे क्या है, ये डिक्रीज़ होने लगेगा और 600 से 800 आपको ml देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 600 से 800 ml आपको देखने को मिलेगा। यदि 43 वीक का बात की जाए पोस्ट मैच्योरिटी का, तो इसमें 200 ml देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, तो इसका फिर 200 ml आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रहने वाली है, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर दिया कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो शॉक अब्जॉर्बर रहता है, ठीक है, क्या रहता है, शॉक अब्जॉर्बर रहता है, ठीक है, क्या रहता है, जो इसका मेन फंक्शन होता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये किसको करता है, प्रोटेक्ट साथियों, तो ये प्रोटेक्ट करता है आपके फीटस को, ठीक है, क्या करता है, शॉक अब्जॉर्बर रहता है, ठीक है, क्या करता है, शॉक अब्जॉर्बर रहता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, क्या करके रखता है, टेम्परेचर को भी बेबी के लिए क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे आने वाले एग्जाम में एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग भी पूछा जाना है। इसमें कुछ कुछ फाइंडिंग होती है, जैसे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जाता है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का यदि एमनियोटिक फ्लूइड का हम बात करें, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एमनियोसिंथेसिस हम जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं। एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का, वो इन्फॉर्मेशन करते हैं मेच्योरिटी ऑफ द फीटस का पता लगाने के लिए, किसके लिए करते हैं, तो वो मेच्योरिटी ऑफ द फीटस किसका के लिए करते हैं, मेच्योरिटी ऑफ द फीटस का पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, मेच्योरिटी ऑफ द फीटस का पता लगाने के लिए हम एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करते हैं, ठीक है। बात करें हम इसमें कि जो नॉर्मल होता है आपका
क्या देखने को मिलता है, यदि आपका बात करूँ मैं 5 से लेके तो 5 टू लेके तो 25 सेंटीमीटर आपको इसका देखने को मिल रहा है, मतलब तो वो एक नॉर्मल की कंडीशन में देखा जाता है। ठीक है, किसकी कंडीशन में देखा जाता है, तो नॉर्मल की कंडीशन में आपके साथ देखा जाएगा। यदि वही बात की जाए कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो अमाउंट है वो आपका कितना सेंटीमीटर देखने को मिलता है, तो यदि बात की जाए जो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट आपको देखने को मिलता है कितना देखने को मिलता है, तो यदि बात की जाए तो यदि पॉलीहाइड्रोमिनस होता है और एक ओलिगोहाइड्रोमिनस, इसमें दो कंडीशन आपके लिए रहने वाली है। कौन कौन सी रहती है, एक तो पॉलीहाइड्रोमिनस रहती है, एक ओलिगोहाइड्रोमिनस रहती है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, एक पॉलीहाइड्रोमिनस होता है जिसमें कि आपको ज़्यादा अमाउंट देखने को मिलता है, और एक ओलिगोहाइड्रोमिनस होता है जिसमें कि कम देखने को मिलता है। तो यही चीज़ें हैं, आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ के चाहिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपको ओबीजी से रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो साथियों, यहाँ पे पूछा गया है वेट ऑफ द यूट्रस एट टर्म। यहाँ पे पूछा गया है कि यूट्रस का वेट एट टर्म आपको कितना देखने को मिलता है। तो क्या 60 ग्राम आपका वेट ऑफ यूट्रस देखने को मिलेगा क्या, या 900 से लेके तो 1000 ग्राम आपको देखने को मिलेगा क्या, या वही बात करें हम 200 से लेके तो 300 ग्राम देखने को मिलेगा क्या, या बात की जाए तो 80 ग्राम देखने को मिलेगा क्या। तो यहाँ पे आपसे पूछा है एट टर्म का मतलब प्रेगनेंसी का पूछा है, किसका पूछा है साथियों, प्रेगनेंसी का पूछा है। प्रेगनेंसी में आपको वेट कितना देखने को मिलता है यूट्रस का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर आपके लिए देखने को मिलेगा कि प्रेगनेंसी की यदि हम बात कर रहे हैं तो 900 से लेके तो 1000 ग्राम आपका यूट्रस का वेट हो जाता है। ठीक है, कितना ग्राम हो जाता है, तो 900 से लेके तो 1000 ग्राम आपका यूट्रस का वेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। ठीक है, और यदि बात की जाए जो नॉर्मल यूट्रस का वेट है, यदि नॉर्मल, ठीक है, क्या पूछा जाता है साथियों, नॉर्मल यूटेरस बेड। ठीक है, यूटेरस बेड कितना होता है, तो वो आपको 60 टू 80 ग्राम देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 60 टू 80 ग्राम। और यदि एवरेज का बात पूछा जाए तो 60 ग्राम आपका वेट यूटरस का देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, तो 60 ग्राम आपका यूटरस का वेट देखने को मिलता है इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। पूछा गया है कैरियर स्टेज ऑफ एच पी वी इज़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कैरियर स्टेज एच पी वी का क्या रहने वाला है, तो हेपेटाइटिस बी पूछा गया है। किसी का पूछा, हेपेटाइटिस बी का जो कैरियर स्टेज है क्या 3 मंथ रहता है क्या साथियों, भाई बात करें 6 मंथ रहता है क्या साथियों, या फिर बात करें 9 मंथ रहता है क्या, या फिर बात की जाए कि लाइफ लॉन्ग आपको इसका कैरियर देखने को मिलता है क्या। तो यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा 9th मंथ आपके लिए राइट आंसर देने को मिलेगा। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता है वो उसके लिए किसके कितना देखने को मिलता है, जो इसका कैरियर होता है वो आपके लिए 9th मंथ देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, तो 9th मंथ इसके लिए राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का, कि और क्या क्या रहने वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप है, लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग, क्या लिखा है साथियों, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन बाय। जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, यदि बात की जाए कि वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, कौन सा ऐसा हार्मोन होता है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में आपको आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करवाता है। क्या प्लासेंटा आपका एक जो हार्मोन रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, या एससीजी होता है, एससीजी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है क्या, वही बात की कॉर्पस लूटियम आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, यदि बात की जाए और किसका, ब्रेस्ट का, या बात की जाए टेस्टोस्टेरोन का। तो इसमें से जो पांचों ऑप्शन आपके लिए रहने वाले उसमें से राइट वन आंसर कौन सा देखने को मिलेगा। तो बात की जाए जो अर्ली प्रेगनेंसी साथियों, अर्ली प्रेगनेंसी में ये आपको पता है कि जो हमारा क्या होता है, कॉर्पस लूटियम। ठीक है साथियों, राइट आंसर इसका कॉर्पस लूटियम आपके लिए रहने वाला है। जो कॉर्पस लूटियम होता है, जब तक हमारा क्या बोलते हैं, प्लासेंटा मैच्योर नहीं होता है, मतलब प्लासेंटा मैच्योर नहीं होता तब तक क्या करता है, या अपनी अर्ली प्रेगनेंसी को क्या करना है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कब तक करके रखता है साथियों, तो मैं आपको बता दूं कब से स्टार्ट करता है। तो ये जो होता है ये 3 वीक से लेके तो 12 वीक में स्टार्ट करता है। 12 वीक तक ये हमारा क्या करता है, अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। 12 वीक के बाद क्या होता है, ये अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो वर्क है वो किसको दे देता है, प्लासेंटा को दे देता है। किसको दे देता है, प्लासेंटा को दे देता है। और प्लासेंटा टिल बर्थ तक ये अपना मेंटेन करके रखता है। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो भी बेबी के लिए जो भी नीडफुल और जो भी नेसेसरी
मैकेनिज़्म वगैरह होता है वो सब फिर प्लाज़ेंटा के द्वारा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए होने वाली थी, मैंने आपके लिए बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे पुट अप हुआ है क्या रहने वाला है, तो पढ़िएगा ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हुआ है, पूछा है साथियों। क्या पूछा है बताइएगा। जो कॉमनेस्ट कोज होता है हमारे इंडिया की बात की जाए तो कॉमनेस्ट कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो क्या विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या ब्लाइंडनेस करवाने के लिए, या कैटरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, या ग्लोकोमा रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, या ट्रोकोमा रिस्पॉन्सिबल होता है क्या। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। हम इंडिया का बात कर रहे हैं, हम या पूछा गया है कि कॉमनेस्ट कोर्स पूछा गया है। एक क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है, हमें क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से समझना रहता है। क्वेश्चन में कभी कभी कॉमनेस्ट पूछा जाता है, नॉर्मल पूछा जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है, नोट पूछा जाता है, एक्सेप्ट पूछा जाता है, एक्सपेक्ट पूछा जाता है। तो यदि इन चीज़ों पे आपका कमांड होगा तो आप क्या है कि एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क गेन कर सकते हो, आपसे कोई भी आने आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लर्न करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कि इसके लिए राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है। तो साथियों इसके लिए जो राइट आंसर कैटरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कैटरेक्ट आपने सुन के रखा होगा क्या होता है, ओपेसिटी। ओपेसिटी हो जाता है, ओपेसिटी हो जाता है आपके लेंस का। ठीक है, क्या हो जाता है, ओपेसिटी आपके लेंस का हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉमनेस्ट कोस्ट है हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, तो ब्लाइंडनेस देखने को। विटामिन ए का आपको पता ही है कि विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, ब्राइटेड स्पॉट देखने को मिलता है, ज़ेरोथेलिया देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें कंडीशन आती है, किसकी वजह से आता है, तो विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाता है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में ये चीज़ें देखने को मिलती है। कैटरेक्ट इसका राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, कैटरेक्ट इसका राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रोनिक रीनल फेलियर कोज ऑल एक्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोनिक रीनल फेलियर कॉजेस क्या होता है, सारे को छोड़कर, किसी एक को छोड़ के। ठीक है, तो क्या हाइपरटेंशन यहाँ पे आपके लिए क्रोनिक रीनल फेलियर का एक कोज माना जाता है। यही बात करें कि हाइपर कैलीमिया की वजह से आपको देखने को मिलता है क्या। ठीक है, यदि बात की जाए डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल होता है, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, और रीनल फेलियर देखने को मिलता है क्या। यही बात किया है कि हाइपोकैलेमिया की वजह से आपको क्या है, रीनल फेलियर देखने को मिलता है क्या। तो बताइएगा कि इसमें आपके लिए राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। जो क्रोनिक रीनल फेलियर कोसेस क्या होता है। ठीक है, तो क्रोनिक रीनल कोसेस का फेलियर का तीनों है, किसी एक को छोड़ के लिखा हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है के सिवाय, और एक्सपेक्ट होता है मतलब तीन है कोई एक नहीं है, इसकी वजह से देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करके जाइएगा, आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हाइपरटेंशन का। जो सबसे पहले राइट आंसर देखने को मिलेगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाइपरटेंशन है क्या। तो जो हाइपरटेंशन होता है वो आपका देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन की वजह से आपको क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, क्या कंडीशन हो सकती है, क्रोनिक रीनल फेलियर का कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। उसमें क्या होता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, जिसमें बीपी आपका हाई देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका फिल्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें का आपको अल्टर्ड देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात करें हम किसका, नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है क्या रहने वाला है, बात करें हम हाइपर कैलीमिया। तो हाइपर कैलीमिया के रिगार्डिंग यदि बात की जाए तो हाइपर कैलीमिया आपको क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है हाइपर कैलीमिया। तो हाइपर कैलीमिया आपको पोटेशियम का लेवल कितना देखने को मिलता है, हाई देखने को मिलता है। यदि बात की जाए हमसे कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना, नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना देखने को मिलता है, तो जो एक नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है 3.5 से लेके तो कितना देखने को मिलता है, 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है, तो 3.5 से
तो 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको देखने को मिलता है। तो बात करें हम कि इसमें देखने को मिलता है क्या, यदि 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 बात की जाए तो डिक्रीज क्रेटिनिन लेवल, क्या क्रेटिनिन का लेवल आपको डिक्रीज रहता है तो आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है क्या, तो हाइपोकैलीमिया है तो वो भी देखने को मिलता है क्या। तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन से भी आपको देखने को मिलता है, हाइपरकैलीमिया की कंडीशन से भी आपको रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी आपको रीनल कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो बात करें हम कि और क्या क्या, तो इनकी वजह से आपको क्या क्या रीनल कोसेस देखने को मिलता है क्या। तो जो राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है, जो यहाँ पे सीरम क्रेटिन है, ये क्रेटिनिन लेवल है, ठीक है, इसकी वजह से आपको रीनल फेलियर नहीं देखने को मिलता है। जो सीरम क्रेटिनिन लेवल होता है वो कितना होता है, तो बात की जाए जो नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल आपको आपके देखने को मिलता है, कितना मिलता है 0.6 से लेके तो 1.2, ठीक है, कितना मिलता है 0.6 से लेके तो 1.2 आपको देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, ग्राम डेसीलीटर आपको देखने को मिलता है। ये एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा किडनी का वर्किंग कंडीशन सही है या नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि ये एक इन्वेस्टिगेशन होता है, ना कि एक कोज होता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पार्किंसन इंक्लूड्स। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पार्किंसन का इंक्लूड किया गया है, क्या ट्रेमर इसके लिए राइट आंसर है क्या, या रिजिडिटी होता है क्या रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, या फिर हाइपोकाइनेसिया होता है। तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है ये ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों में एक चीज़ बता देते हैं आपको, जो पार्किंसन डिसीज़ होती है उसमें आपको ट्रेमर्स देखने को मिलता है, रिजिडिटी देखने को मिलता है, हाइपोकाइनेसिया देखने को मिलता है। मतलब बात करें हम तो इसमें आपके लिए राइट आंसर, चारों ही राइट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बोन ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट यूजफुल इन फॉलोइंग कंडीशन। तो वह कौन सी फॉलोइंग कंडीशन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बोन ट्रांसप्लांट नहीं करते, ठीक है, क्या नहीं करते हैं, बोन ट्रांसप्लांट नहीं करते, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा क्या लिखा है कि किसकी कंडीशन से हम क्या करते हैं, बोन ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा राइट आंसर देखने को मिलेगा, थैलेसीमिया की कंडीशन होती है तो हम नहीं करते हैं क्या, ल्यूकीमिया होता है तो नहीं करते हैं क्या, पर्नीशियस अनीमिया होता है तो नहीं करते क्या, एप्लास्टिक अनीमिया होता है तो नहीं करते क्या। तो एक बात बताएं आपको, जो पर्नीशियस अनीमिया होता है उसकी कंडीशन में हम बोन ट्रांसप्लांट यूज़फुल नहीं करते हैं, ठीक है, बोन ट्रांसप्लांट यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। थैलेसीमिया की कंडीशन में हो सकता है, ल्यूकीमिया की कंडीशन में भी हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में भी हो सकता है, पर जो पर्नीशियस अनीमिया उसकी कंडीशन में हम नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट आपके लिए कौन सा आंसर या कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है साथियों। चलिए बात करते हैं, लिखा हुआ है वायरल एंड द फंगल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय। यहाँ पे पूछा गया है वायरल और फंगल इन्फेक्शन किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, तो क्या न्यूट्रोफिल से कर सकते हैं, क्या वैसोफिल से कर सकते हैं, क्या टिम्पो लिम्फोसाइट से कर सकते हैं, या बी लिम्फोसाइट से हम कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है, तो टी लिम्फोसाइट से हम क्या कर सकते हैं, वायरल और फंगल इन्फेक्शन आर द प्रिवेंटेड। मतलब कहने की वाली बात यह है कि इसकी वजह से क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होता है जो कि आपकी एंटीबॉडीज़ बनाने में आपको हेल्प करती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। जो प्यूपेरियम पीरियड होता है वो क्या होता है आफ्टर बर्थ, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इस किसके बाद होता है, क्या कंसेप्शन के बाद का जो टाइम होता है उसको हम प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं क्या, या डिलीवरी के बाद का बोला जाता है, या लैक्टेशन के बाद का बोला जाता है, या लेबर के बाद का बोला जाता है। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर आपके लिए कौन सा रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही लेबर कंप्लीट हो जाता है हम उसको उसके बाद क्या बोलते हैं, पुपेरियम विशेष पीरियड बोला जाता है। कितना देखने को मिलता है, तो आफ्टर बर्थ से लेके तो कितना देखने को मिलता है, 6 वीक्स देखने को मिलता है, या 42 वीक्स, 42 डेज भी बोल सकते हैं, 6 वीक्स भी बोल सकते हैं। तो उसमें आपको प्यूपेरियम की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है, प्यूपेरियम की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और फेस देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें को आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
तो पीपीएम होता है कब तक देखने को मिलता है, 6 वीक तक देखने को मिलता है, जिसमें आपको लेडीज़ को वो सारी चेंजेस होते हैं आफ्टर द बर्थ। बहुत सारी चीज़ें आपको फेस भी करना पड़ती है उसमें। आपको कभी कभी उसमें पूछा जाता है क्या क्या अगर कलर का पूछा जाता है कि प्यूपेरियम का कलर कौन कौन सा देखने को मिलता है। तो जो एक रुब्रा रहता है जो कि एक रेड कलर का होता है, सिरोसा रहता है, कलवा रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कलर्स के बारे में पूछा जाता है कि इनका ड्यूरेशन क्या रहता है फर्स्ट से लेके। एक रूबरा रहता है जो कि रेड कलर का होता है, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट में आपका आरबीसी वगैरह होता है, जिसलिए उसका कलर क्या देखने को मिलता है, आपको रेड देखने को मिलता है। वो आपको 1 से लेके तो 5 दिन या 1 से लेके तो 4 दिन आपको स्टार्टिंग के दिनों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें ये हो गया, उसके बाद क्या होता है सिरोसा हो गया, ठीक है। उसको कितना का देखने को मिलता है, तो वो लेकर 4 से 5 दिन या 9 दिन तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, तो उसमें का जो कलर देखने को मिलता है वो आपका कलर डिफरेंट देखने को मिलता है। सिरोसा हो गया, फिर अलवा हो गया, ठीक है। अलवा जो सबसे लास्ट में आपको कलर देखने को मिलता है। आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक बार अच्छे से रीड आउट करके जरूर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आने वाले एग्जाम में हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अर्ली रीनल डिस्फंक्शन। यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि वह कौन सा ऐसा टेस्ट डिटेक्शन है जिसकी वजह से हम अर्ली रीनल फंक्शन का डिस्फंक्शन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले ही मेरे क्वेश्चन में आपको बताया है, क्या सीरम यूरिया होता है क्या, तो साथियों सीरम यूरिया नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, सीरम यूरिया नहीं होता है। सीरम क्रिएटिनिन ले होता है क्या, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सीरम क्रिएटिनिन लेने वाला है, ठीक है। सॉरी, सीरम क्लियरेंस आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला, सीरम क्रिएटिन आपको लिए देखने को मिलेगा। और जी यहाँ पर होता है, क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है क्या, वो राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिविंग टू राइट आंसर, तो क्रिएटिनिन लेवल आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर आपके लिए देखने को मिलेगा। बात करें हम, सीरम यूरिया अलग होता है, सीरम क्रिएटिनिन भी अलग होता है, ठीक है। ये अलग अलग आपके इन्वेस्टिगेशंस होती है, जिसकी वजह से क्या आप क्या कर सकते हो, आपका राइट आंसर चूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिल गया, क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपके लिए इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। और पहली बात करते हैं, यदि अदर ऑप्शन का हम बात करें तो जो जीएफआर होता है, क्या होता है जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोला जाता है। वो आपका नॉर्मल कितना देखने को मिलता है, तो वो आपका नॉर्मल देखने को मिलता है 120 से 125 आपका ml/मिनट देखने को मिलता है। याद रखिएगा ml/मिनट आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से एग्जाम में समझिएगा कि कितना देखने को मिलता है, तो ml/मिनट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ द बॉडी आयरन स्टोर इज। तो कौन से फॉर्म में आपका बॉडी में आयरन स्टोर होता है, सीरम आयरन होता है क्या, सीरम क्रिएटिनिन होता है क्या, सीरम ट्रांसफरिंग होता है, या सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होता है क्या। तो नर्सिंग ऑफिसर्स, व्हाट इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो जो सीरम फेरेटिन होता है उसमें ही आपका स्टोर होता है, किस में होता है, सीरम फेरेटिन में ही आपका जो आयरन होता है वो स्टोर देखने को मिलता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्लड टेस्ट फॉर लीवर डिस्फंक्शन इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बेस्ट टेस्ट फॉर द लीवर डिस्फंक्शन, यदि आपका लीवर ख़राब हो जाता है या लीवर काम नहीं कर रहा है, तो आपके लिए जो सबसे मोस्ट और डायग्नोस्टिक और या कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछा जाता है, तो वो क्या रहने वाला है, तो वो जो सबसे फर्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, सीरम एल्ब्यूमिन देखने को मिलता है। क्योंकि जो आपके लीवर में ही क्या देखने को मिलता है, आपके एल्ब्यूमिन वगैरह का आपको देखने को मिलता है, अमोनिया वगैरह, एल्ब्यूमिन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको लीवर में देखने को मिलती है। यदि इन चीज़ों का अल्ट्रेशन या इन चीज़ों का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, तो मतलब समझ जाइएगा कि आपके लीवर का डिस्फंक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रिगार्डिंग देखने को मिलता है, जिसमें बीटी और पीटी टाइम होता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बीटी टाइम पूछा जाता है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी पूछा जाता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको क्या क्या देखने को मिला था, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो क्या देखने को मिलता है, 4 to 8 मिनट देखने को मिलता है। कितना देखने को मिला, 4 to 8 मिनट देखने को मिलता है। जो जो बीटी टाइम होता है, ब्लीडिंग टाइम होता है, वो कितना देखने को मिलता है, तो वो आपको देखने को मिलता है 4 to 6 मिनट बोल सकते हो, या इससे भी एक एवरेज, ये एक एवरेज रेंज होती है। इसके अकॉर्डिंग नियर या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है।
फॉलोइंग आर द साइन ऑफ द ओलिगोरिक फेस ऑफ द अक्यूट रीनल फेलियर एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा है कि सभी ही वो रीनल फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ओलिगोरिक फेस के किसी एक को छोड़कर। हाइपरकैलेमिया होता है क्या, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपके लिए रहने वाला है क्या, या बात करें हम तीसरे ऑप्शन का इंक्रीज जीएफआर देखने को मिलेगा क्या, या फ्लूइड ओवरलोड होता है क्या। तो जो राइट आंसर आपके लिए रहने वाला इंक्रीज जीएफआर। यदि किसी का भी क्या होता है साइन ऑफ द ओलिगोरिक फेज का, सबसे जो मेन का साइन होता है ओलिगोरिक फेज का, यदि आपका इंक्रीज होता है जीएफआर इंक्रीज होगा, मतलब ये है क्या कि जो आपका यूरिन का है जो 125 मिनट से पर मिनट से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपका यूरिन आउटपुट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एक्सरेक्ट होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, यही इसके लिए राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, बात करें हम हाइपरकैलेमिया, जैसे मैंने बताया है कि हाइपरकैलेमिया क्या होता है, जिसमें आपको पोटेशियम का लेवल हाई देखने को मिल जाता है। कितने कितने से देखने को मिल जाता है, 3.5 से लेके तो 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एलिवेटेड ब्लड यूरिया की वजह से देखने को मिलता है। तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है वो एक एंड प्रोडक्ट होता है। किसका एंड प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, लीवर में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम डिहाइड्रेशन, पुअर रीनल फेलियर, परफोजन का पता लगाते हैं। पर जो इसका नॉर्मल लेवल रहता है वो कितना देखने को मिलता है। तो साथियों, बात करें हम किसका, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो आपसे 8 से लेके तो 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए क्या रहने वाला है। तो जो वुंड हीलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कोलेजन देखने को मिलता है। हेमोटोमा फॉर्मेशन सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है। हेमोटोमा फॉर्मेशन जो रहता है 1 to 3 डेज में देखने को मिलता है। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ द आरबीसी नहीं होता, कोलेजन फाइबर इंपॉर्टेंट आंसर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट आंसर है। ये जो हीमोटोमा फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग वाला है ये अकॉर्डिंग टू एज होता है। यदि ओल्डर एज हो रहा है तो ये ज़्यादा समय लेता है। यदि एक अडल्ट पर्सन में आपको ये हेमाटोमा फॉर्मेशन हो रहा है तो वो चीज़ें आपको कम समय में ज़्यादा से जल्दी हील हो जाती है। ठीक है, वो कितने में देखना है, 4 to 6 वीक्स में आपके लिए अडल्ट में क्या है ये हील हो जाती है। ठीक है, यदि बात करें हम एल्डरली पर्सन का तो उसमें टाइम लेता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्निशियस एनीमिया ओकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। क्या लिखा है, पर्निशियस एनीमिया किसकी कमी से आपको देखने को मिलता है। क्या विटामिन B1 की कमी से आपको पर्निशियस एनीमिया हो जाता है क्या, या विटामिन C का बात करें तो उससे आपको पर्निशियस एनीमिया रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, या विटामिन B12 की वजह से पर्निशियस एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स साथियों, पर्निशियस एनीमिया आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। मैंने मेरे पीछे प्रीवियस क्लास में सभी में बताया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्निशियस एनीमिया में क्या देखने को मिलता है, तो पर्निशियस एनीमिया में आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपके फैक्टर्स होते हैं क्या उसमें आपको कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से देखने को मिलता है। यदि इसमें टेस्ट का बात की जाए तो इसमें सीलिंग टेस्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ऑल आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज एक्सेप्ट। ठीक है, वह चारों रिसेसिव डिसीज है किसी एक को छोड़ते हैं। मार्फन सिंड्रोम है क्या, पेनाइल कीटोयूरिया है क्या, सिकल सेल एनीमिया है क्या, या विल्सन डिसीज़ है क्या। तो मार्फन सिंड्रोम आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है। फिनाइल कीटोयूरिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया आपका डिसऑर्डर है। विल्सन डिसीज़ भी आपको ऑटोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। बट भाई माना मार्फन सिंड्रोम आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर की कंडीशन में नहीं आता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इन अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच एंजाइम रेज्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो KPP होता है ये होता है क्या, HGPT होता है क्या, HGOT होता है क्या, या फिर ट्रोपोमिन T होता है। तो राइट आंसर आपका ट्रोपोमिन T रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ट्रोपोमिन T आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर इज। तो यहाँ पे पूछा है कि आपके लिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है आपके फ्रैक्चर का। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है क्या फेट एम्बोलिज्म रहता है क्या, या बात करें हेमरेज होता है क्या, सेप्टिसीमिया होता है क्या, या हाइपरटेंशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाते हैं तो हमारा जो राइट आंसर है फेट एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फेट एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म हमके लिए राइट आंसर इसके लिए रहने वाला है। ठीक है, हेमरेज ब्लीडिंग होता है, सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन होता है, और हाइपरटेंशन आपको पता है इंक्रीज BP। ठीक है,
तो ये इसके लिए राइट आंसर, इसका जो फेट एम्बोलिज्म आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कार्सिनोमा पेनक्रियाजिस, तो पेनक्रियाज का मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा आपको हेड में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? हेड में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स साथियों, बहुत डिटेल में नहीं देखने को मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको हेड में देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑटो इम्यून डिसीज़, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑटो इम्यून डिसीज़ कौन सा नहीं है। SLE होता है क्या, रिमोटेड आर्थराइटिस होता है क्या, सिप्लिस होता है क्या, वही बात करें स्क्लेरोसिस होता है क्या। जो राइट आंसर आपको स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ड्रग इज़ यूज फॉर द डायलेशन ऑफ द पीपल्स इन द चिल्ड्रन, तो इसका जो राइट आंसर है वो कैंसर देखने को मिलेगा आपको, एट्रोपिन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एट्रोपिन आपके लिए राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, एंडोमेटासिन किस में देखने को मिलता है? तो एंडोमेटासिन आपको जैसे कि किस में देखने को मिलता है, तो आपको पॉलीहाइड्रोमेनस की कंडीशन हो जाती है तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द एओर्टिक एन्यूरिज्म इज, तो जो एन्यूरिज्म का कोज देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस से आपके लिए मोस्ट कॉमन कोज देखने को मिलता है। वेट गेन ओकर इन द ऑल एक्सेप्ट, तो वेट गेन हमें कौन सी कंडीशन में देखने को नहीं मिलता है? तो वेट गेन हमको फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे किडनी होता है, जैसे आपका किडनी होता है जिसमें ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसमें वहाँ पे क्या हो जाता है, उसमें वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो वहाँ पे उसको आपको कैंसर या एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से उसमें आपको देखने को मिलता है, तो वो उसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं होता है। बाकी सारी कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है, स्टेरॉयड में वेट गेन होता है, कुशिंग सिंड्रोम का बात करें तो भी उसमें आपको वेट गेन की कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ब्रेक बोन फीवर क्या होता है? तो ब्रेक बोन फीवर होता है वो क्या देखने को मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो जो ब्रेक बोन फीवर होता है, क्या टाइफाइड फीवर को बोलते हैं, या मैगलेंड फीवर को बोलते हैं, मलेरिया को बोलते हैं, या डेंगू को बोलते हैं? तो साथियों इसमें बैकबोन फीवर होता है, आपने सुन के रखा होगा, डेंगू को बैकबोन फीवर हम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? बैकबोन फीवर बोला जाता है। टाइफाइड फीवर में हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। मलेरिया का कंडीशन अलग होता है, डेंगू का अलग होता है, जिसकी वजह से बैकबोन फीवर आपको देखने को मिलता है। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिसीज़ है। डेंगू भी होता है, जिसकी वजह से एडिस एडिप्टी की वजह से डेंगू आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपके लिए कौन सा देखने को मिलेगा? डेंगू राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो साथियों आज का हमारा जो क्वेश्चन सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आपके लिए ये क्वेश्चन सेशन इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि हमारा आपको मेहनत और हमारा क्वेश्चन सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा। आने वाले आपके मध्य प्रदेश व्यापम में आपसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और यदि अभी तक किसी भी साथियों ने मध्य प्रदेश व्यापम के पूरे क्लास 24 क्लासेस नहीं देखा है और एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पहले एक बार क्लास ज़रूर देख के जाइएगा। आपको काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसमें से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास का लिंक शेयर करना है, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट पर्सन को शेयर करना है ताकि सबको ही क्लास का बेनिफिट मिल पाए, ताकि आपकी वजह से यदि किसी को अच्छा से अच्छे मार्क मिल पाए या किसी को सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे सेटिस्फेक्शन का बात यही होता है। तो साथियों मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस पे बने रहिए। आने वाले और समय में हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्लासेस कंडक्ट करवा देंगे। तो क्या करना है आपको, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके सभी साथियों को बताना है कि यहाँ पे हम क्लास कंडक्ट करवाते हैं, MCQ सेशन भी चलाते हैं कम्युनिटी पोस्ट में। तो आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।